नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में लोकसभा चुनाव के रुझान तो आ ही चुके हैं, अंतिम परिणाम आने में अभी समय है, लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। यद्यपि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, लगभग 290 291 सीटें अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रही है, और जो इंडिया गठबंधन है वो भी बहुत पीछे नहीं है, केवल 50-60 सीटों का अंतर है, उसको भी 235 240 के आसपास झूल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे ये आंकड़े आते ही दोनों जो गठबंधन हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों के दोनों लग गए हैं इस समय कि कैसे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जा सकती है। अभी अभी जो खबरें आ रही हैं, जो हवा में खबरें तैर रही हैं, उसके अनुसार अब दो लोगों के पास इस समय देश की सरकार बनाने की चाबी है। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं नीतीश कुमार। ये दोनों जिसके साथ जाएंगे सरकार उसकी बनना लगभग तय है, और यही कारण है कि इस समय अमित शाह जी भी उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की ओर से शरद पवार के भी फ़ोन लगातार जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आई है अभी बिहार से, और वो भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संभवतः अमित शाह के कहने पर जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट सिंह, वो मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार से उनके बंगले पर, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि मैं लंच कर रहा हूं और घर के दरवाजे से उनको विदा कर दिया। आप अंदाज लगाइए, कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को ऐसे समय पे वापस नहीं करता, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का मूड क्या है। वास्तव में इसी तरह की चीज़ें चंद्रबाबू नायडू के साथ भी चल रही हैं। उन्हें ऑफर किया गया है कि उन्हें एनडीए का संयोजक बना दिया जाएगा, अटल जी के समय भी थे, तो ये ऑफर उनको गया है। इधर नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से, मतलब इंडिया गठबंधन की ओर से ऑफर गया है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, वे इंडिया गठबंधन के साथ आए। तो इस तरह की जोड़ तोड़ चल रही है, लेकिन इसी बीच और खबरें भी आ रही हैं। खबर यह है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने उन्हें नियुक्त किया है और बनाया है, उनको बनाने में अहम भूमिका है। तो राष्ट्रपति की भूमिका बहुत अहम होने वाली है नई सरकार के गठन में। तो क्या कल परसों ही प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे, कोई मौका नहीं देंगे? जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा था कि सुबह 5 बजे राज्यपाल को उठा के शपथ ले ली गई, क्या इस तरह का देश में कुछ होगा? क्या एक चिट्ठी दे दी जाएगी बहुत जल्दी कि देखिए इंडिया गठबंधन को बहुमत है, आप तो शपथ दिला दीजिए? और ये सही है कि जो प्रधानमंत्री शपथ लेंगे उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद हाउस पे, फ्लोर पे शायद अपना बहुमत सिद्ध करने में आसानी होगी, क्योंकि अब देखना होगा, ये बहुत सारे घटनाक्रम है। आज मैं आया हूँ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण दीक्षित जी 40 वर्षों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन्होंने एक लंबा समय दिल्ली में और दिल्ली की राजनीति में बिताया है। उन्होंने रायसीना हिल की पूरी राजनीति को देखा है, प्रेस क्लब को देखा है। तो ये जो जोड़ तोड़ है, इसे हम उनके नज़रों से समझने की कोशिश करते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। अरुण जी, जिस तरह की जोड़ तोड़ हुई है, चल रही है इस समय देश भर में, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी रायसीना हिल पे टिके रहेंगे या वहाँ से लुढ़कना शुरू होगा? देखिए, पहले तो ये मान लीजिए कि ये जो चुनाव परिणाम है ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। उन्होंने बड़े दम्भ के साथ, घमंड के साथ लोकसभा में नारा दिया था अब की बार 400 पार, क्योंकि पिछली बार वो 303 का आंकड़ा पार कर गए थे। वो 303 जो पुलिस के राइफल का बोर होता था वो चल गया था। अब ऐसा लगता है कि वो उल्टा घूम गया है, अब 300 के लाले पड़े हैं, और बीजेपी खुद अपने दम पर 270 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। उनके 241 दिखा रहे हैं अभी। नहीं, वो ऊपर नीचे, इससे ज़्यादा नहीं है। बीजेपी 235 और 240 के बीच रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो चुनाव परिणाम आए हैं उन्होंने बीजेपी की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। पर जो आपका सवाल है, देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है उसके पास 60 का अंतर है, इनके पास ज़्यादा है। और दोनों जिन लोगों पर ये राजनीति इस वक्त केंद्रित है वो दोनों बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार, जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि लंच कर रहे हैं, होता सामान्य तौर पर ये होता है कि आओ बैठो डाइनिंग टेबल पे, तुम भी खाना खा लो। तो ये बड़ी उसकी बात है, क्योंकि हर कोई मौका परस्त है आज की राजनीति में, और नीतीश कुमार उनके सिरमौर हैं। कब वो क्या करेंगे कुछ नहीं कह सकते। बिहार में उनके पास लगभग 14 सांसद की अभी जो है, और कुल मिला लेंगे तो 15-16 का आंकड़ा उनके पास है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, उनके पास भी अच्छा नंबर है। तो अब ये दोनों लोग तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या है। और तीसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ओरिजिनल बीजेपी
अल्पमत में आए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो आदत है उस पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकता। एक बात आप मान लीजिए रवीन जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर के भीतर सबको मारा। अडवाणी जी से शुरुआत हुई और उसमें बहुत लंबी सूची है। उसके बाद उन्होंने जो सहयोगी दल थे उनके साथ क्या सलूक किया है आप उत्तर प्रदेश में? तो ये बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी किस तरह उनका रास्ता रोक सकती है? अब यही बात आई कि जो मैं कह रहा था कि इन्होंने सबके साथ धोखा किया है, या सहयोगी दल या अपनी पार्टी, बड़े बड़े नेताओं को घर बैठा दिया है। तो पहली बार बयान आया था, बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर जब सहयोग चाहिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी आज अमित शाह दोनों मिलके जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को रोक सकते हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए चंद्रबाबू नायडू कहाँ आंध्र का भी चुनाव जीते हैं और उन्हें अपने बहुत बदले चुकाने हैं। वो केंद्र की राजनीति में ज़्यादा अहम भूमिका चाहेंगे जो नरेंद्र मोदी के पास नहीं होगी। लेकिन एनडीए के सामने इंडिया ऐसी चीज़ों के लिए खुला हुआ है क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय दलों का बड़ा गठजोड़ होने वाला है। समाजवादी पार्टी उसमें सबसे ऊपर है, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, बाकी सारे क्षेत्रीय दल हैं। तो जहाँ सब क्षेत्रीय दल होंगे वहाँ रहकर ज़्यादा से होगी क्योंकि सबका बराबर का हिस्सा है। यहाँ नरेंद्र मोदी के नीचे 240 के नीचे बैठना मुझे नहीं लगता है कि कोई पसंद करेगा, क्योंकि अब राजनीतिक चुनाव मिलके लड़े तो अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार नहीं, बीजेपी छोड़ गए तो फिर बीजेपी में लौट आए, तो ये तो कभी भी हो सकता है। इसी के चलते आप साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आएंगे। अभी इस समय एनडीए का हिस्सा है, अभी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो इतने 10 साल में जो व्यवहार किया है सहयोगी दलों के साथ, जिस तरह से पूरी तरह से तानाशाही चलाई है, वो उस पर इनका भरोसा नहीं होगा। चुनाव हो गए, वो अपनी राज्य में सरकार भी बनाएंगे और उनके साथ जो है अपना केंद्र में भी उनकी भूमिका होगी। ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ने अगर बीजेपी सारे में यही कह रहे हैं कि ये दोनों आएंगे इधर। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि वो अपना भविष्य देखेंगे। और इधर गठबंधन में क्या है, इंडिया गठबंधन में आज नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह नेता नहीं है। सबका स्वागत है और क्या कौन बनेगा ये भी अभी तय नहीं है। यहाँ तो ये जमाए बैठे हैं, तो बीजेपी के भीतर भी तो ये बात चलेगी ना कि अब ये हार गए तो इन बैठे घर पे, क्योंकि खुद ही तय किया है। अगर बीजेपी सच में, देखिए गठबंधन कब से शुरू हुए, पहले की दौर में सम्मिश्र सरकार थी, लेकिन 91 में राजीव गांधी जी की मौत के बाद जो सरकार नरसिंह राव की बनी उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चे का सहयोग रहा और वो सरकार 5 साल चली। उसके बाद आप समझ लीजिए कि गठबंधन की ही सरकारें थीं लगातार। एनडीए अटल जी के नेतृत्व में बना और खूब चला, लेकिन 2004 में फील गुड के चक्कर में प्रमोद महाजन का फील गुड ले डूबा। अभी भी जो अहंकार, नरेंद्र मोदी का अहंकार हारा है। बीजेपी सरकार बना ले, वो प्रधानमंत्री बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की जनता ने ये बता दिया कि तुम हमारे लिए जो है भगवान नहीं हो, तुम बनते रहो अपने आप। कौन सा काम नहीं किया? आपको ये लग रहा है कि इस चुनाव में कोई राजनीतिक दल या कोई नेता नहीं बल्कि साक्षात भगवान आ रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी ने खुद को यही कहा कि आपने भी सुना, उनका इंटरव्यू सुन लीजिए कि मैं अविनाशी हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। और इसीलिए वो विवेकानंद जी के शिला पे जाके बैठ के उन्होंने 3 दिन जिस तरह का ध्यान किया, दुनिया उनके ध्यान में थी भगवान के अलावा। तो ये जो चीजें हैं ये नौटंकी पूरे देश ने देख ली है उनकी। वो राम को लाए थे, एक चित्र देखा था आपने, वो उंगली पकड़ के राम को ले जा रहे थे। अब आपने अयोध्या की खबर सुनी? खबर ये आ रही कि वाह बीजेपी हार रही है। हाँ, राम को लाने वाले लल्लू सिंह जो है ना, बहुत बड़े अंतर से पीछे हैं। तो आप जब अयोध्या में ही जहाँ भगवान आके बैठाए, उंगली पकड़ के ही लाए थे, राम की उंगली पकड़ के लाए थे, उन्हीं राम ने, देखिए भाजपा नहीं हारी है, ये नरेंद्र मोदी हारे हैं। अच्छा, आपने बड़ी बात कही है कि भाजपा नहीं हारी है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव परिणाम जो नंबर आया है, इससे कांग्रेस से ज्यादा खुशी बीजेपी के अंदर महसूस की जा रही होगी? और वो नेता कौन है जो खुश हो रहे होंगे आज जिनके यहाँ दिवाली मनने वाली है? भैया, अगर कोई ऐसा एक मीटर होता है या कोई चिप होती जो बीजेपी के बगल में लगाओ, तो मुझे लगता है कि 98% नेता आज खुश होंगे। किसका नाम लें आप? राजनाथ सिंह से शुरू करिए,
वो लोग जिनको घर बैठा दिया गया है, जैसे रविशंकर प्रसाद ले लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर ले लीजिए, रुद्र प्रताप रूडी ले लीजिए, उसके बाद संतोष गंगवार ले लीजिए, और जो जिनको कैबिनेट के भीतर रख के अफसरों से नीचा दिखवाया गया है, उनमें सबसे ऊपर राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है। किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। भाई मैं मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में दिल्ली कवर कर रहा था। वहाँ ठीक है यूपीए की सरकार थी, लेकिन हर मंत्री को इतनी आज़ादी थी कि वो मीडिया से अपने बारे में बात कर सके। यहाँ किसी को ये आज़ादी नहीं है, इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, कि वो बात कर सकें। कभी आपने देखा कि कोई मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? वो अगर आए भी तो वो लिखा हुआ बयान जो देना था दे के चले गए। ये नरेंद्र मोदी ने जो पार्टी के भीतर किया है वो सबको दिखाई पड़ रहा है, और यही चीज़ उनका रास्ता रोकेगी, अगर रोकेगी। बीजेपी के भीतर तो मुझे लगता है कि आज जब पहली बार अटल जी ने सत्ता हासिल की थी, पहले 13 दिन के लिए बने थे, फिर 13 महीने के लिए बने थे, उस समय इतनी खुशी नहीं रही होगी बीजेपी के नेताओं को जितनी आज उन्हें शांति मिली होगी, क्योंकि उनका जितना अपमान पिछले 10 साल में हुआ है, शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक उदाहरण देश में देखने को मिले। जेपी नड्डा साहब का एक बयान था कि हमारी पार्टी अब इतना बड़ा विशाल आकार ले चुकी है कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अब जब वो जमीन पर आ गए हैं, हवा में जब उड़ रहे थे तब ये बयान था। अब लगता है कि संघ की शरण में शरणम गक्षम होगा, संगम शरणम गच्छा भी होगा। देखिए वो तो होगा, उसके बिना नहीं चल सकती। इतने घमंड के बाद नरेंद्र मोदी वहीं जाएंगे कि उन्होंने जो किया है, और नड्डा जी ने कहा उसका परिणाम सामने है। नरेंद्र मोदी जाएंगे तो क्या माफी मिल जाएगी? अब ये संघ तय करेगा, लेकिन इतना पक्का है कि अब संघ नया घोड़ा ढूंढेगा। आप अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का बीजेपी में क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए अभी तो ताकतवर हैं, दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, पूरा कंट्रोल इनके पास है। सारा सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा जोड़ तोड़। मैं कहता हूं ना, इनसे ज्यादा दौलत किसी के पास नहीं है। सब तरफ से जो किया गया है पूरा दुनिया ने देखा है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे दूसरी चीजें हों। अब आप इसमें देख लीजिए, एक लेटेस्ट उदाहरण देखिए ना। वो कहते हैं कि गुजराती हूं, मेरे दिमाग खून में व्यापार है। आपने बात की थी एग्जिट पोल, क्या लाए? सारे एग्जिट पोल डिजाइन करके पकड़ा दिए गए, और उसका खामियाजा किसने भुगता? निवेशकों को अचानक ऊपर ले गए, और किसने फायदा उठाया? अडानी ने 18 लाख करोड़ कमाए, ऐसा कहा गया है। एग्जैक्ट नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस उतार चढ़ाव का। कल 15% बढ़े थे, आज 20% नीचे आ गए। तो फिर जिन्होंने कमाना था कल किसने कमाया? जरा आप तो व्यापार को अच्छे समझते हैं, पता लगाइए कि कितना पैसा कमाया गया, कहाँ से और किसने कमाया। आज तो जनता डूबी है ना। कल जो लाभ ले गए वो कौन थे? मतलब आपका ये कहना है कि जो एग्जिट पोल आए थे 1 तारीख की शाम को, वो केवल शेयर बाजार के से पैसे को निकालने के लिए या वहां से कमाने के लिए आए थे? जी, और उसमें लाखों करोड़ का इधर से उधर हो गया। जिस तरह के जो संकेत मिले हैं, जो सब सामने आए हैं तथ्य, जो चीजें सामने आई हैं, अगर इतना बड़ा था एग्जिट पोल, सबके, मैं तो कहता हूं कि एग्जिट पोल करने वाली सभी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए देश को ठगने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक वेल डिजाइंड एग्जिट पोल दिया सबको, सबने FIR होना चाहिए इनकी। बिल्कुल, क्योंकि कितना नुकसान हुआ है। कल ये तो करेगा कौन? सरकार तो इनकी ही है ना। यही तो कह रहा हूं, कह तो सकते हैं कम से कम कि ये धोखेबाज हैं। सरकार बदली तो हो सकता है, होना चाहिए, हो या नहीं, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि आपने देश की जनता का मन बदला, थोड़ी देर के लिए उनका विश्वास तोड़ा, और लोगों ने उसका फायदा उठा लिया। भाई कल अगर जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिन में, 2 और 3 तारीख में, उसका लाभ सबसे ज़्यादा किसको मिला है, इसकी जांच कर लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल के जरिए चुनाव का पूरा खर्चा निकाल लिया गया है। अरुण जी, आपको नहीं लगता है कि जो लोग बेचारे बर्बाद हुए हैं एग्जिट पोल के बाद, उन्होंने निवेश किया और बर्बाद हुए, वो लोगों को कोर्ट जाना चाहिए इन एजेंसियों के खिलाफ? भाई जो जिसको नुकसान हुआ है उसे जाके बात तो करनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये मामला तो होना, जवाबदारी तो तय हो। भाई अगर आप एग्जिट पोल लेके आते हो और आप दावा करते हो, सिनेमा न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियो में नाचते हो, तो फिर जनता के बीच आके जूते खाने के लिए भी तो तैयार रहो आप, क्योंकि आपकी गलती है। आपने किस तरह से, किन आंकड़ों के आधार पर, इस जो बात कही जा रही थी, हमने आपसे कहा था कि सारे एग्जिट पोल
गड़बड़ हैं। हम ये नहीं कह रहे थे कि बीजेपी हार जाएगी, लेकिन हम ये कह रहे थे कि 400 पार नहीं होगा और 300 पार भी नहीं होगा। वो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए ना। ऐसी जो परिस्थितियां अभी देश में बनी हैं, इसके पहले भी कई बार बनी है, आपने दिल्ली में बैठ के भी देखा है, उस समय राष्ट्रपति जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको लग रहा है कि आज शाम से देश के राष्ट्रपति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है? देखिए, देश के राष्ट्रपति की भूमिका को निम्न स्तर पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहली बार जब उन्होंने रामनाथ कोविंद को बनाया, उसके बाद जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आई, हम दोनों का सम्मान करते हैं। दोनों एक दलित और आदिवासी वर्ग से आए और सिर्फ उनको एक दिखावे की वस्तु बना के रखा गया। ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति भवन से पर पूरी नज़र रखी जाती है। द्रौपदी मुर्मू के समय तो और ज़्यादा कसावट कर दी गई है, बस दिखा रहे हैं कि हमने एक दलित आदिवासी को उनके नाम पे वोट मांगे। अगर ईमानदारी से उन्हें काम करने दिया जाएगा तो उनकी भूमिका बहुत गंभीर है और वो चाहें, अगर वो चाह लें तो बहुत कुछ कर सकती है। मतलब अब गेंद तो उनके पाले में दिख रही है ना आपको? जाएगी उन्हीं के पाले में, अगर वो तय करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अरुण जी, एक और बड़ा सवाल है। पिछले लंबे समय से हम नितिन गडकरी जी के बारे में सुनते आए हैं। आपको लगता है कि ऐसे समय में नितिन जी और राजनाथ सिंह जी की भूमिका बहुत अहम हो गई है इस समय बीजेपी में? देखिए, अगर बीजेपी के भीतर आज देखें तो सबसे सुलझे हुए अटल जी के पीढ़ी के, अटल जी जैसे व्यक्तित्व वाले नेता सिर्फ और सिर्फ नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी सबको साथ लेके चलने वाले हैं। नितिन गडकरी को 2012 में, मैं नाम नहीं लूंगा, अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए तब बीजेपी के ही एक बड़े नेता कांग्रेस के राजपूत नेताओं से मिल गए थे और उनके यहाँ थोड़ी देर के लिए छापा पड़ा, बड़ा हंगामा मचा और वो उन्हें दूसरा टर्म नहीं मिला और फिर जो दूसरे अध्यक्ष बन गए। तो नितिन गडकरी बीजेपी के भीतर सबसे बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए। उसके बाद उन्होंने लगातार अच्छा काम किया, तब आप देखिए नरेंद्र मोदी ने उनके पर कतरे। अब दुर्भाग्य है कि नितिन गडकरी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जैसा मुझे पता लगा है। अदरवाइज अगर आप देखें तो नितिन गडकरी की तुलना में आज भी नरेंद्र मोदी भी अगर व्यक्तित्व के तौर पर बात करो तो 1 से 10 नंबर पे आते हैं। जितनी पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पॉलिस्ट जो कहते हैं कि एकदम सुदर्शन व्यक्तित्व के साथ साथ सुलझे हुए नेता, वो गडकरी हैं। ये तो फ्रेम बदलते रहे, कपड़े बदलते रहे, रूप बदलते रहे, पर वो आदमी एक उसमें रहा है। उसको भी हराने की बहुत कोशिश हुई है। वहाँ से जो नतीजा आ रहे हैं, जो गिनती आ रही है, बहुत कम अंतर चल रहा है। तो ये भी अब बड़ी बात है। और मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद बनारस में बहुत पहले 4.25 लाख से जीते थे, अभी 1.25 लाख से जीत रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी देखिए आप। तो ये जो चीज़ है ना, बीजेपी के भीतर अगर बात होगी तो नितिन गडकरी सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर ले, संघ चाहेगा अब इन्हें मौका ना दिया जाए, क्योंकि इन्होंने संघ को ही छोटा कर दिया। अगर कोई बेटा बाप को बेदखल करने की बात करे तो फिर बाप अगर ताकत में आता है तो क्या करता है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हम ये एक चीज़ और हम आपसे कहेंगे कि जब ऐसा होगा तो गडकरी जी के साथ अपने शिवराज सिंह का भी नाम आएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक तो बड़े अंतर से जीत के जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कम नहीं है पार्टी के भीतर और संघ के भीतर। उनको दबाया गया, उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है सबने देखा है। लेकिन जब बीजेपी खुले दिल से और दिमाग से बात करेगी तो फिर नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान दोनों पर देखा जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब नया घोड़ा तलाशेगा। आप चारों तरफ नज़र दौड़ा के देखिए, संघ की नज़र कहाँ जाके टेकेगी? कौन लगता है कि संघ की नज़र में एक बेहतर घोड़ा साबित हो सकता है? क्या हमारे सिंधिया जी, शिवराज जी, मध्य प्रदेश की भी लॉटरी लग सकती है? मैं कह रहा हूँ ना, नितिन गडकरी के बाद अगर दूसरा नाम आएगा तो शिवराज सिंह चौहान का आएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल मुख्यमंत्री रह के संघ की, मतलब बीजेपी का नेतृत्व तो मध्य प्रदेश का कोई नेता कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? जब अटल जी कर चुके, वो भी मध्य प्रदेश के थे, तो शिवराज सिंह भी कर सकते हैं। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि नौटंकी करने में नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में, सहजता में, विनम्रता में शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से हजारों मील आगे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चेहरा बदलने से
ये जो भगदड़ मचने की संभावना आपने बताई कि चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं, नीतीश कुमार जा सकते हैं, मोदी के नाम पर शायद ये दूसरे दल में चले जाएं। यदि आज भारतीय जनता पार्टी मोदी के बजाय दूसरा चेहरा सामने करती है तो क्या इनको रोका जा सकता है, एनडीए की भगदड़ को रोका जा सकता है? नहीं, रुक सकती है, क्योंकि तब उन्हें ये खतरा नहीं होगा कि हमारे दल के ही कल को पता लगा कि 14 सांसद जो हैं उनमें से 10 चले गए, खरीद लिए गए, तो वो चीज़ नहीं होगी। कम से कम जो काम अब तक नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, जिस तरह से सारे सहयोगी दलों की ऐसी तैसी की है, एक तरह से एकदम बहुत हल्का शब्द है लेकिन सबको निपटाया है, उसकी तुलना में ये काम जो है ना, अब अगर कोई दूसरा आदमी आएगा तो उस तरह का व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि भाई 2019 में आप पुलवामा की वजह से जीत गए थे, बालाकोट की स्ट्राइक की आड़ लेके जीत गए थे, लेकिन इस बार तो आपने सारे काम कर लिए। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से लेके मुजरे तक पहुंच गए, धमकी भी दी उन्होंने, ईसाई और मुसलमान भी किया। इस देश की जनता ने उनका साथ नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि हिंदू आज भी सहिष्णु है, वो उग्रता नहीं करता, भले ही गुलाम रहे, लेकिन वो हिंसा में यकीन नहीं रखता। इन्होंने लगातार जो काम किया है उसको बहुसंख्यक समाज नहीं ठुकराया है, ये आप मान लीजिए। एक आखिरी मेरे दिमाग में एक सवाल था और उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने बड़ी सहजता से वो दिया था कि नरेंद्र मोदी अगली साल 17 सितंबर को 75 साल पूरे कर रहे हैं, तो वो वोट तो अमित शाह के लिए मांग रहे हैं, वो तो रिटायर हो जाने वाले हैं। आपको लगता है कि वो खुद रिटायर हो ना हो, जनता ने एक बार उनको मौका दिया है रिटायर होने का, वे चाहें तो सेवानिवृत्ति ले सकते हैं इस समय? रविंद्र जी, मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का अपने राजनीतिक जीवन का सबसे तगड़ा दांव था ये। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एकदम इतना पीछे ढकेला सिर्फ 2 लाइन में कह के, उसके बाद से चीज़ें बदली हैं। आप देखिए, किसी ने नहीं कहा किसी ने नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह बनेंगे, और नरेंद्र मोदी किसको चुनेंगे ये नहीं पता था। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बराबर में खड़ा करके कुर्सी का दावेदार बना के अरविंद केजरीवाल जो दांव खेल गए, मुझे लगता है कि जेल जाने से पहले उन्होंने जो खेल खेला है, भले ही दिल्ली में उनकी वैसे भी नहीं जीतते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सेवा के लिए वोट देते हैं, दिल्ली की सरकार अलग चुनते हैं, पर उनके इस डायलॉग ने नरेंद्र मोदी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक और चीज़ थोड़ी सी पूछने का मन है, अमित शाह जी का भविष्य क्या दिख रहे हो आप? मुझे उनका राजनीति में कोई भविष्य नहीं दिखता। वो मोदी की छाया की तरह उनके साथ थे, मोदी से हट के और खुद अपने बूते पर, वो कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने अरुण दीक्षित जी के अनुभव का पूरा लाभ लेने की कोशिश की है। वो लंबे समय दिल्ली में रहे हैं, रायसीना रिपोर्टिंग की है उस पहाड़ी पर खड़े होके, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दिया उनने कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का पाला बदलना लगभग तय है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी पे दाव नहीं लगाएगा, वो नया घोड़ा तलाशेगा। और तीसरी और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बने कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह जी चौहान इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए दिखाई दें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।